हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज प्यारे दोस्तों हम लोग जानेंगे जो आपकी निगमन विधि है और आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, है ना। इन विधियों में, प्रत्यक्ष विधि में अंतर, सभी विधियों में अंतर जानेंगे। कौन सी विधि किस तरीके से होती है, ये हम एक वन शॉट वीडियो के माध्यम से प्यारे दोस्तों हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निगमन विधि की, तो निगमन विधि में प्यारे दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे नी फॉर निगमन और नी फॉर नियम। इससे डिसाइड कर सकते हो आप लोग। यानी कि निगमन विधि में सबसे पहले नियम दिए जाते हैं और फिर उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। ये बात ध्यान रख लेना, है ना। इसी से ही लगा सकते हो नी फॉर नियम और नी फॉर निगमन, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो देखिएगा, निगमन विधि की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो ध्यान से एकदम समझिएगा, इधर एकदम फोकस करिएगा कि निगमन पद्धति का कक्षा शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान है। निगमन पद्धति का जो होता है वो कक्षा शिक्षण में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस पद्धति में पहले नियम, पहले क्या होता है प्यारे दोस्तों, इस पद्धति में पहले नियम दिए जाते हैं और फिर एक उदाहरण दिया जाता है। यानी कि निगमन पद्धति में, निगमन विधि में सबसे पहले नियम दिए जाते हैं, फिर उसके बाद एक उदाहरण दिया जाता है। यह विधि विज्ञान और गणित पढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी विधि है जो गणित पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है या सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो आपका उत्तर होगा निगमन विधि। क्यों? क्योंकि गणित में सबसे पहले सूत्र ही तो देंगे हम, तभी तो हम प्यारे दोस्तों उसको हल करेंगे। वही बात एक उदाहरण के तौर पर मैंने यहां पर लिखी है कि संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा की व्याख्या, संज्ञा के उदाहरण देना और संज्ञा को दोहराना, जो किसके अंतर्गत आ रहा है? निगमन विधि के अंतर्गत आ रहा है। अब देखो, निगमन पद्धति के शिक्षण के दौरान प्रस्तुत विषय वस्तु में की मुख्य विशेषताएं क्या होती है? इसमें प्यारे दोस्तों सूक्ष्म से स्थूल तक जाया जाता है। सूक्ष्म मतलब छोटे से बड़े की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि साधारण से असाधारण की ओर, श्रेष्ठ की ओर, है ना। अज्ञात से ज्ञात तक जाया जाता है, अज्ञात से ज्ञात तक, जो हमें पहले नहीं आता, ज्ञान जो आता है वहां तक। अमूर्त यानी कि जिसको प्यारे दोस्त अदृश्य कहते हैं हम, अदृश्य, अमूर्त से दृश्य की ओर, यानी कि दृश्य, अदृश्य से दृश्य की ओर। और नियम से उदाहरण तक जाते हैं, किसमें? निगमन पद्धति के अंतर्गत, निगमन विधि के अंतर्गत हम लोग जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो आप ले सकते हो। इससे संबंधित प्रश्न आपको ऐसे भी बन जाएगा कि निगमन पद्धति यानी कि निगमन विधि में निम्नलिखित में से प्रस्तुत विषय वस्तु की मुख्य विशेषताएं कौन सी होती हैं? इनमें से एक दे देगा आपको कि अमूर्त से मूर्त तक, है ना, और बाकी उल्टी करके लिख देगा, बाकी आपको आगमन विधि की दे देगा। तो आपको पहचान करके लगाना है आपका उत्तर क्या होगा। तो निगमन विधि के अंतर्गत आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष है। ठीक। दूसरी बात आती है आपकी आगमनात्मक विधि अर्थात आगमन विधि। इसमें क्या होता है? जस्ट उसका उल्टा होता है सर। इसमें क्या होता है? इसमें जस्ट उसका उल्टा होता। उसका उल्टा कैसे होता है सर? उसका उल्टा कैसे होता है? देखो, आगमनात्मक विधि यह एक विधि, वह विधि कहलाती है जिसमें विशेष तथ्यों और घटनाओं के अवलोकन और विश्लेषण द्वारा सामान्य नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं। यानी कि इसके आधार पर बच्चा नियम खुद बनाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। अर्थात इस विधि को प्यारे दोस्तों हम खोज विधि भी कहते हैं। पॉइंट नोट कर लेना। इस विधि को हम क्या कहते हैं? खोज विधि भी कहते हैं। बच्चा इसमें खोज करता है, करके सीखता। अर्थात कहने का मतलब है कि आगमनात्मक विधि में मुख्य विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले इसमें उदाहरण दिया जाता, फिर उसके बाद नियम, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे हम। सबसे पहले उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे, छोटा सूक्ष्म होता छोटे के लिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएंगे, श्रेष्ठ से साधारण की ओर जाएंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे, मूर्त से अमूर्त यानी कि दृश्य से अदृश्य की ओर जाएंगे। अर्थात प्यारे दोस्तों आपसे मैं कह दूं कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जो वेस्ट होती है, जो विधि होती है, वो आगमन विधि को दिया जाता है, आगमन विधि को दर्जा दिया जाता है। क्योंकि सबसे पहले प्यारे दोस्तों बच्चों को अगर सिखाया जाता, कोई भी चीज अगर सिखाई जाती है तो वो आगमन विधि के द्वारा ही सिखाई जाती है। क्योंकि आगमन विधि वह विधि होती है, इसमें बच्चा आसानी से सीख जाता है।
क्यों? क्योंकि बच्चे को सबसे पहले उदाहरण देते हैं हम, फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों बच्चा उदाहरण के तौर पर जल्दी ही सीख जाता है। ठीक है। अगर हम कह देंगे कि तेरे चाचा हैं, तो वो प्यारे दोस्तों हम उसको चाचा दिखाएंगे कि बेटे ये तुम्हारे चाचा, बोलो चाचा, बोलो पापा, बोलो दादा, तो उनको हम दिखाएंगे, इशारा करके दिखाएंगे कि ये तुम्हारे दादा हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे पापा हैं। तो वो क्या है, मूर्त करेंगे, हम उनको दिखाएंगे। फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों अमूर्त की ओर ले जाएंगे, अमूर्त की ओर। जैसे मान लो चचेरे हो गए, है ना, जैसे मान लो फुपेरे हो गए, जिन्हें कभी देखा नहीं हो। जब एक बार वो बच्चा उसको जान जाएगा तो फिर बाद में यूं भी तो कह देंगे क्या लगे हैं ये। अगर किसी रिश्तेदारी में चले गए, हम नई रिश्तेदारी में चले गए, नई रिश्तेदारी में जाने के बाद हम अपनी मम्मी से नहीं पूछते मम्मी ये हमारे क्या लगे हैं, बेटे तेरे मामा लगे हैं ये, तो मामा नमस्ते कर लिए, तो बस तुरंत कह देगा वो मामा मामा जी नमस्ते, बात खत्म। तो वो क्या है, पहले तो उसको मूर्त, पहले तो उसे मामा का पता कि मामा नाम का भी कोई शब्द होता है, फिर उसके बाद अमूर्त अदृश्य, यानी कि जिसने कभी, जिसको उसने कभी देखा ही ना हो, जो अज्ञात हो, जिसे जानता ना हो, लेकिन फिर भी वो प्यारे दोस्तों क्या कर रहा है, उनको मामा नमस्ते। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों उसको पहले से ही सिखा दिया जाता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। उम्मीद है एकदम बेहतरीन तरीके से आगमन और निगमन विधि में प्यारे दोस्तों अंतर पता चल गया होगा। क्योंकि आगमन पद्धति को अक्सर शिक्षण की एक थकाऊ विधि माना जाता है, यानी कि आगमन पद्धति जो होती है ये अक्सर जो है शिक्षण की एक थकाऊ विधि माना जाता है, क्योंकि इसमें सीखने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। यह विधि अरस्तु ने दी थी। तो भैया दोनों विधियों को अरस्तु ने दिया था, ये बात ध्यान रख लेना। लेकिन कहने का मतलब है कि मैं आपको बस इतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको थकाऊ विधि भी मानते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ विधि भी यही है, ये भी बात ध्यान रख लेना। क्योंकि बच्चा इसी के द्वारा सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से सीख जाता है। दूसरी बात, आगे आती है आपकी भाषा संसर्ग विधि। अब ये क्या होती है भैया? देखो प्यारे दोस्तों, भाषा संसर्ग प्रणाली का अर्थ होता है कि भाषा की कोई रचना में से व्याकरण के नियम या उदाहरण से समझाना। यानी कि देखो, भाषा की कोई रचना हो या व्याख्या हो, रचना में से व्याकरण के नियम या उदाहरण से समझाना, यह होती है भाषा संसर्ग विधि। इसमें नियम के द्वारा या फिर प्यारे दोस्तों उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है। आगे इसके पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें व्याकरण के नियम रटवाने की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा संसर्ग विधि में जो हमारे व्याकरण के नियम होते हैं उसको रटवाने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही नियमों को अलग समय देकर समझाने की आवश्यकता होती है, ना ही नियमों को अलग समय देकर के समझाने की आवश्यकता होती है भाषा संसर्ग विधि में। पाठ्य पुस्तक रचना, संवाद, प्रश्नोत्तर द्वारा ही अभ्यास के द्वारा व्याकरण सम्मत भाषा सीखने पर बल देती है, यानी कि सिखाने पर बल देती है। इस विधि में व्याकरण की शिक्षा दिए गए बिना ही भाषा का शुद्ध रूप सिखा दिया जाता है। यानी कि इस विधि के अंतर्गत व्याकरण की शिक्षा दिए बिना, भाषा संसर्ग विधि के अंतर्गत व्याकरण की शिक्षा दिए बिना ही प्यारे दोस्तों भाषा का शुद्ध रूप सिखा दिया जाता है। ये भाषा संसर्ग विधि की पहचान होती है। भाषा का व्याकरण अनुकरण द्वारा अपने आप आ जाता है। जो भाषा का व्याकरण होता है, अब अनुकरण विधि के अंतर्गत आ गया प्यारे दोस्तों। अनुकरण का मतलब होता है बच्चा नकल करके सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है बच्चा जो क्या करता है वो नकल करके सीख लेता है। तो अनुकरण विधि का प्रयोग प्राय वाचन कला के विकास हेतु किया जाता है। वाचन मतलब बोलने के लिए। अनुकरण विधि भाषा शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसके तहत शिक्षक द्वारा किसी शैक्षिक गतिविधि के उपरांत बच्चों के द्वारा उन्हें दोहराया जाता है, यानी कि नकल करके बच्चे को सिखाया जाता है। पहले टीचर बोलता है, फिर उसके बाद बच्चे से कहा जाता है कि इसको दोहराओ, इसको रिपीट करो। कहने का मतलब है नकल करके सिखाना। जैसे हमने कुछ बोर्ड पे लिख दिया और बच्चों से कह दिया हूबहू अपनी कॉपी पे उतारो, हूबहू अपनी कॉपी पे उतारो, तो वो भी प्यारे दोस्तों क्या है आपकी एक अनुकरण विधि के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। बात आती है प्रत्यक्ष विधि। देखो प्रत्यक्ष विधि का अर्थ होता है वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से दिखाना, और इस विधि को सुगम पद्धति और प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। इसको सुगम पद्धति भी कहते हैं और प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। यानी कि अगर हम देखो, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर हम आपके दादा या चाचा दिखा रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष विधि है। पेन है बेटा, ये पेन होता, पेन होता, ये पेन, कलम बोलते हैं इसको, कलम, तो उसको दिखाएंगे बच्चे को कि ये कलम है, तो वो प्रत्यक्ष यानी कि सामने दिखा करके, अर्थात
इस पद्धति का मुख्य सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार बालक श्रवण, श्रवण का मतलब होता है सुनना, जिस प्रकार बालक क्या करता है प्यारे दोस्तों, सुनना एवं अनुकरण द्वारा मातृभाषा सीख लेता है, यानी कि नकल करके अपनी मातृभाषा को, मदर टंग को सीख लेता है, उसी प्रकार वह दूसरी भाषा भी सीख सकता है। उसी ही प्रकार वह दूसरी भाषा को भी सीख सकता है। इस विधि में अन्य भाषा को स्वतंत्र और पृथक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत बच्चा अलग अलग क्षेत्र से आता है ना। हर एक को अपनी मदर टंग प्यारी होती है, यानी कि हर एक क्षेत्र के व्यक्ति को अपनी मदर टंग सबसे ज्यादा प्यारी होती है। अगर आप उसको उसकी मदर टंग में बात करोगे ना, तो बच्चा बहुत आसानी से एकदम से ही सीख जाएगा। प्रत्यक्ष विधि में अन्य भाषा के अध्ययन के समय अन्य भाषा में ही आदेश निर्देश दिए जाते हैं और उसी में विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है, यानी कि जो अन्य भाषा है उसी के आधार पर बच्चों को बताया जाता है, सिखाया जाता है। ये प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है। जब कोई बात बोलकर कही जाती है तो उसे भाषण कहते हैं, अर्थात एक व्यक्ति द्वारा अपने विचारों और भावनाओं को दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाने की कला भाषण कहलाती है। जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को सीखते समय अपने विचारों को उसी भाषा में व्यक्त करता है तो वो मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करता है, यानी कि मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करता है। अर्थात कहने का मतलब है कि मौखिक का मतलब होता है बोल करके, वो बोल करके अपने विचारों को प्रत्यक्ष करता है, दूसरे के सामने रखता है। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, आज हमने जो सीखा है वो क्या सीखा है, आगमन विधि, निगमन विधि और प्रत्यक्ष विधि और अनुकरण विधि के अंतर के बारे में सीखा है। कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर अपना जवाब देना। और अब आप लोगों का प्रश्न प्रत्यक्ष और आगमन विधि, निगमन विधि से गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।